प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझना है, वो भी आसान भाषा में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है डिवाइड द टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू स्किल ऑफ वर्कर। इसका मतलब ये है कि सारा काम को टुकड़ों में बांट दो वर्कर के स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि अगर वर्कर एक काम को अगर कंटिन्यूअसली करते रहेगा तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, जिससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उस काम को टाइम पे करके देगा और अच्छे तरीके से करके देगा। लेट मान लो कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रूम आके आप पेंट कर दो। एक पेंटर को बोल रहा हूँ मेरा घर का फर्नीचर ठीक कर दो। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो हो सकता है मजबूरी में इन लोग हाँ बोल दे और वो काम कर भी दे, लेकिन क्या काम सही होगा? एक इलेक्ट्रिशियन अच्छे से पेंट कर पाएगा जितने अच्छे से पेंटर कर पाता है? एक पेंटर फर्नीचर उतना अच्छा फिक्स कर पाएगा जितना अच्छा कारपेंटर करता है? नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। आम तौर पे हम लोग इस चीज़ को बहुत टाइम देखते हैं फैमिलीज़ में। एक फैमिली में हस्बैंड क्या करता है, वो बाहर जाता है, जॉब करता है और घर का फाइनेंशियल कंडीशन को देखता है, और वाइफ जो होती है वो घर संभालती है, लाइक बच्चों को देखना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर का सारा काम करना। लेकिन अगर वाइफ भी बाहर अगर जॉब करती है और फाइनेंशियल कंडीशन को हेल्प करती है, तो इससे क्या होगा पता है? जब शाम को घर रिटर्न आएगी वाइफ, तो बच्चों के मुंह से क्या निकलेगा? मम्मा भूख लग रही है। तो मम्मा बोलेगी अले मेरा बेटा अभी तक भूखा है, रुको मम्मा आपको खाना बना के देती है। यही होगा ना। तो इससे क्या पता चला, काम को हम लोग डिवाइड नहीं किए हैं। अगर बच्चों को देखना है और घर का काम को करना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को पार्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ में कि काम को किस तरीक़ा से डिवाइड करें। आइदर अगर इस काम को फिक्स करना है घर का और बच्चों का, तो हमें एक मेड रखना होगा, उन लोग डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। तो अगर वो मेड रख लेते हैं तो ये काम इजीली फिक्स हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है। इससे हम क्या सीखे? काम को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके अकॉर्डिंग? वर्कर का स्किल के अकॉर्डिंग। तो ठीक इसी तरीक़ा से बिजनेस भी है। बिजनेस में भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वर्कर के अकॉर्डिंग काम को बांट दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो सभी का काम अलग अलग होता है, तो उन्हीं के स्किल के अकॉर्डिंग काम को बांट दो। ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्कर। क्लियर बच्चों? तो पॉइंट 2 है हमारा पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोला जाता है बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है हमारा पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हमारा जिम्मेदारी। आमतौर पे हम लोग सुनते हुए भी आ रहे हैं कि एक इंसान के पास जितना ज़्यादा पावर होता है उसके साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हुआ तो काम ठीक से नहीं हो सकता। लेट मान लीजिए कि एक देश का प्रधानमंत्री के पास देखो कितना ही ज़्यादा पावर है, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना हुआ तो क्या देश सही से चल सकता है? तो ठीक बिजनेस भी उसी तरीका से है कि अगर किसी मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन वो अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या काम ठीक से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि जिसके पास पावर है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसे एक छुट्टा सांड कहा जाता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लेकिन उसके पास पावर नहीं है तो उसे धोबी का कुत्ता कहा जाता है, ना घर का ना गाट का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे, आप लोग अपने घर में देखे होंगे आपके पापा कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ के लिए, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके अंदर। बेटा आपका पढ़ाई हो गया? हाँ पापा। बेटा खाना खा लिया? देखो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए आपको अवेलेबल करा के देते हैं ताकि आपकी तरक्की में कोई भी बाधा ना आए। लेकिन ठीक उसी तरीक़ा से जब आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, जब पापा आपको देखते हो तो क्या करते हैं?
2 थोपी मार के मुंह लाल कर देते हैं। पढ़ाई कर जाके ये क्या कर रहा है? चैटिंग में सेटिंग, नहीं ना? ठीक उसी तरीका से देखो, पापा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, लेकिन पावर भी उतना ज़्यादा है। तो ठीक उसी तरीका से एक बिजनेस के अंदर अगर मैनेजर के पास सिर्फ पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो बिजनेस ढंग से नहीं चल सकता। इसे और एक एग्जांपल के हिसाब से अगर समझा जाए, जैसे एक मैनेजर को टास्क दिया गया है कि 2000 यूनिट आज के डेट में आपको कंप्लीट करके देना है, ये बॉस ने कहा है, लेकिन इसे ये पावर नहीं दिया गया है कि इस 2000 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेस यूज होंगे, पैसे यूज होंगे, मटेरियल यूज होंगे, उसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो क्या मैनेजर इस काम को पूरा करके दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो जहां पे पावर दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल नंबर का हो, वहीं पे काम ठीक हो सकता है। क्लियर बच्चों? पॉइंट थर्ड है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोग को नोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाला। नोट्स लिख के अंडरलाइन करके उसे सिर्फ ट्रांसलेट करके नहीं बताने वाला, एक कहानी की तरह समझाऊंगा, उसे आप समझो, वो आपके दिमाग में फिट होगा। मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हेनरी फायल ने क्या बताया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कर पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा और सुपीरियर पे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। ऐसा नहीं है कि वर्कर ऑफिस आ रहे हैं 10 बजे और सुपीरियर राजा बाबू का तरह 12 बजे 1 बजे आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। इसीलिए हेनरी फायल ने बताया है कि सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन का इक्वल एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो 2 टाइप का बेसिकली होता है। एक होता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा हमारा होता है कमांड डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आपके जो इंटरनली जो आपके अंदर से आता है डिसिप्लिन, कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब होता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। और कमांड डिसिप्लिन हमारा क्या है? जो अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये होता है हमारा कमांड डिसिप्लिन। लाइक जैसे देखते होगे, लॉ से हम लोग क्या सीखते हैं कि हमें रोड की लेफ्ट हैंड साइड से चलना होता है ना? अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो चालान कट जाएगा, ट्रिपल राइडिंग पे है तो चालान कट जाएगा, ओवर स्पीडिंग में है तो भी आपका चालान कट जाएगा। तो इससे हम क्या सकते हैं कि ये चीज हमें सिखाता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर बच्चों? तो यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का एक कमिटमेंट है। एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करोगे और हमें एक अच्छा आउटकम दोगे तो आपके लिए एक रिवार्ड है। तो ठीक उसी तरीका से एम्प्लॉय का भी एक कमिटमेंट होता है कि अगर हमें एक अच्छा सैलरी मिलता है तो हम आपको अच्छे से काम करके देंगे। तो ये है हमारा डिसिप्लिन। समझ में आया बच्चों? तो पॉइंट 4 है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज दे विल कंफ्यूज। मतलब ये है कि सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर रिसीव करना है, अगर एक से ज़्यादा अगर करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हेनरी फायल ने हमें बताया है कि सुपीरियर जो है वो 1 ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर ऑर्डर आपको मिलेंगे अलग अलग सुपीरियर से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझें, आपके पापा आपको बोलते कि जाओ ये काम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करके आओ जल्दी, ठीक है? ठीक निकलते हो और उसी वक्त आपके कॉल आ जाता है, किसका? आपका बाबू सोना का, है ना? मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, आके मुझे जल्दी पिक करो। तब आप क्या करोगे? छोड़ो, एक टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, इसे आप बाद में देना आंसर, ठीक है? कमेंट में दे देना आंसर, आप क्या करोगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे
एक हम लोग टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं कि एक रमेश नाम का वर्कर है, उसे साइट ए के मैनेजर जो है बोला कि ये फाइल आप ले जाओ, वहाँ पे एक ऑडिटर बैठा हुआ है, जल्दी लेके जाओ क्योंकि ऑडिटिंग चल रहा है, अगर आप ये फाइल अभी नहीं पहुँचाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक वो जैसे निकलता है काम करने के लिए कि हाँ ये फाइल मैं जाके ऑडिटर को जाके दे दूँ साइट ए पे, ठीक बीच में साइट पी का मैनेजर आता है, वो बोलता है रमेश एक काम करो, मैं ये एक फाइल दे रहा हूँ, जाके साइट पी में दे दो, अगर ये नहीं दोगे अभी तो प्रोडक्शन पूरा का पूरा रुक जाएगा। अब वो रमेश क्या करेगा, वो सोचेगा चलो जाके पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को दे देते हैं ताकि प्रोडक्शन ना रुके। जैसे ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ जाता है साइट पी की तरफ, वैसे ही साइट ए वाले मैनेजर मिल जाते हैं। मैं तुम्हें क्या बोला था, नुकसान हो जाएगा बोला था ना, आप यहाँ पे क्या हो, तो क्या करेगा रमेश, नहीं एक काम करो आप लोग मुझे बीच से काट दो, ठीक है, एक वहाँ भेज दो एक वहाँ भेज दो, आप लोग का काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वर्कर क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। इसीलिए हेनरी फयोल ने हमें ये बताया है कि अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर का कमांड आप अगर रिसीव करते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिजनेस को ढंग से चलाने के लिए हमें एक काम के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर को रखना है, अदरवाइज हमारा एम्प्लॉय जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चों?